हेलो। इस लेक्चर में हम सेक्स की फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत सारे सेल्स यानी कोशिकाओं से बना हुआ है। सेल के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, जो नियंत्रण केंद्र माना जाता है सेल का, जो उसका कंट्रोल सेंटर होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर कई सारे रॉड जैसी संरचना वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे क्रोमोसोम हम कहते हैं। ये क्रोमोसोम ही वो चीजें हैं जो कि जीन्स और उनसे संबंधी जो जानकारियां होती हैं वो सारी लिए होते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी इंसान में जीन्स ही तय करते हैं कई सारी चीजों को, उसकी शारीरिक संरचना कैसे होगी, बाकी स्वभाव, पसंद नापसंद, कई सारी तरह की विभिन्न तरह की इंफॉर्मेशन ये जीन्स कैरी करते हैं। आंखों का रंग क्या होगा, बालों का रंग क्या होगा, आपकी ऊंचाई यानी कद कितना होगा, कलर कैसा होगा आपका, ये सारी चीजें जीन्स ही कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन। तो इंसानों में ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये जोड़ियों में मिलते हैं और 23 जोड़ियों में मिलते हैं, सिवाय पुरुषों में जिसमें 23वां जोड़ा जो होता है वो अलग किस्म का होता है। नहीं तो बाकी जो 22 जोड़े होते हैं पुरुषों में और 23 के 23 जोड़े जो कि महिलाओं में है, वो बिल्कुल उसके अंदर हर एक जोड़े में जो दो दो क्रोमोसोम है बिल्कुल वो समान होते हैं। उनका आकार, उनकी संरचना, उनका शेप जो है वो क्या जीन्स की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं वो भी सब कुछ समान होता है 22 जोड़ों में पुरुषों में, बस 23वां अलग होता है। और महिलाओं की बात करें तो सारे के सारे 23 जो हर एक जोड़ा है 23 में से, उसके अंदर जो दो क्रोमोसोम्स हैं बिल्कुल समान होंगे, संरचना में भी, आकार में भी, क्या जीन्स की जानकारी वो लिए हुए हैं उसमें भी, हर चीज में बिल्कुल समान। और हर एक जोड़े में, ये जो 23 जोड़ों की हम बात कर रहे हैं, हर एक जोड़े में जो दो क्रोमोसोम होते हैं उनमें से एक आता है माता की तरफ से, दूसरा आता है आपके पिता की तरफ से। क्रोमोसोम्स के भी अंदर आप जाकर देखेंगे तो क्रोमोसोम्स किस चीज के बने होते हैं? डीएनए के, जिसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की संरचना उसके अंदर होती है, डीएनए से मिलकर क्रोमोसोम्स बनते हैं। डीएनए क्या होता है? तो लंबा एक मुड़ी हुई सीढ़ी जैसी संरचना होती है, आप आगे तस्वीर में देखेंगे तो मुड़ी हुई घुमावदार सीढ़ी की तरह ये होता है और लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स ये होते हैं। और सीढ़ी का हर पाया जो होता है वो कुछ जानकारियां लिए होता है। ये जो पाए होते हैं इनके दोनों छोरों को कुछ कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे ए, सी, टी या जी। ये जो दो छोर हैं ये हमेशा सेम पेयर में आपको मिलेंगे। ए हमेशा टी के साथ मिलेगा, सी हमेशा जी के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ए सी के साथ रहे या ए जी के साथ रहे, या टी सी के साथ मिलेगा या टी जी के साथ मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा ए टी के साथ आता है, सी जी के साथ आता है। अब क्या अर्थ है इन ए टी सी जी का, क्यों ऐसा नाम रखा हुआ है? तो ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनके आधार पे नाम रखा हुआ है। इनका फुल फॉर्म भी है जो आप आगे देखेंगे। अभी हम लोग पिक्चर देखेंगे, उसको सही से समझेंगे कैसा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम देखेंगे ये चीजें। ये सारी जो चीजें हैं डीएनए के अंदर ये कई सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखती हैं। जीन डीएनए का ही एक हिस्सा होता है और जीन्स कई अलग अलग लंबाइयों के हो सकते हैं, कुछ 100 पायो जितने हो सकते हैं। जैसे डीएनए के भी हम संरचना देखेंगे तो उसमें देखेंगे सीढ़ी है ना, घुमावदार सीढ़ी जैसा इसका संरचना होता है। तो सीढ़ी में जैसे पाए होते हैं अलग अलग चढ़ने के लिए, वैसे 100 पायों तक ले लीजिए करीब, तो उतनी भी इसकी आकार हो सकता है जीन्स का, या कई सारे सैकड़ों हजारों पायों को ले लीजिए, वो भी जीन्स होगा कि हाँ इतने दूर में ये जीन ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। तो इस तरह के ये होते हैं। 20,000 से 25,000 जीन्स किसी भी ह्यूमन क्रोमोसोम पे आमतौर पे पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। तो ये देखिए घुमावदार सीढ़ी जैसा ये दिख रहा है, यही आपका डीएनए है। अब इस डीएनए में आप देख रहे हैं कि दो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक पुराना एक नया, ओल्ड 1 और ओल्ड 2
नाम रखा हुआ है और यही विभाजित हो होकर फिर नए डीएनए संरचना बनाता जाता है दूसरे किसी डीएनए के साथ में मिलके। जो हमने ए, टी, सी और जी की बात की थी कि ये जो पाए होते हैं डीएनए स्ट्रक्चर में, उसमें आप देख पा रहे हैं सब में लिखा हुआ है शॉर्ट में ए, टी, सी या जी। हमेशा आप देखेंगे कि जो पाए हैं उसमें देखिए बीच में से जुड़ाव दिख रहा है, एक तरफ ए है दूसरी तरफ से टी है, ए और टी जुड़े हुए हैं। इसी तरह सी और जी जुड़ा हुआ है, पर कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि ए सी या जी के साथ हो या फिर टी सी या जी के साथ हो। सी हमेशा जी के साथ आता है, ए हमेशा टी के साथ आता है। और इनका फुल फॉर्म जैसे मैंने बोला था कि ये केमिकल्स है, इनका कुछ फुल फॉर्म है। तो ए एडेनिन के लिए होता है, टी थाइमीन, सी साइटोसिन और जी गुआनिन। ये केमिकल्स हैं जिनका शॉर्ट फॉर्म हम बताते हैं कि ये नाम है पायों का या लैडर्स जो हैं, जो रंग्स हैं उनका। अब यहां पर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में जो दिखाया जा रहा है कि एक डीएनए स्ट्रक्चर था वो बाद में स्प्लिट हो गया, दो हिस्सों में हो गया और दो अलग अलग डीएनए की संरचनाओं से जुड़ के नया नया डीएनए स्ट्रक्चर बना लिया। ये अलग होकर भी जो दूसरे हिस्से से जुड़ते हैं तो हमेशा ए टी के साथ ही जुड़ेगा और सी जी के ही साथ जुड़ता है और इसी तरह से डिवाइड होते जाते हैं और डीएनए की संख्या बढ़ती जाती है। तो डीएनए में जो ये खासियत है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हमेशा मल्टीप्लाई करते रहता है, बढ़ते रहता है, अपनी संख्या बढ़ाते रहता है, अपने को डुप्लीकेट करता रहता है, अपना ही एक कॉपी बनाता रहता है। ये प्रक्रिया जो होती है जिसमें डीएनए खुद को ही डुप्लीकेट करता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं माइटोसिस। अब माइटोसिस बॉडी के हर सेल में होता है, सारे सेल्स में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, उनके अंदर डीएनए है और वो डीएनए ऐसे ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं। माइटोसिस की प्रक्रिया से वो नए नए सेल्स डेवलप होते रहेंगे। इसी प्रक्रिया की वजह से जब एक भ्रूण बनता है पेट में, जब अंडाणु शुक्राणु से मिलता है, भ्रूण बनता है, तो भ्रूण एक सेल का होता है लेकिन जल्दी ही वो मल्टीप्लाई करते करते बढ़ते बढ़ते कितने सारे सेल्स हो जाते हैं, वो पूरा एक बच्चा बन जाता है। तो ये मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं सेल्स, जिससे उनकी संख्या बढ़ रही है, ये किस प्रक्रिया से हो रहा है? माइटोसिस की प्रक्रिया से। तो माइटोसिस की प्रक्रिया में क्या होता है? क्रोमोसोम्स खुद की ही पुनरावृत्ति करते हैं, खुद को ही डुप्लीकेट करते हैं, अपनी ही और कॉपीज बनाते जाते हैं, जिसकी वजह से सेल्स की, बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनकी जानकारी और मल्टीप्लाई होती जाती है, उतने सारे नए सेल्स बनते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है। अपवाद क्या है? सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स जो होते हैं वो माइटोसिस की प्रक्रिया से नहीं बनते। कोई भी नया जीव या नया बच्चा जब बनता है तो दो तरह के स्पेशल सेल मिलते हैं, शुक्राणु अंडाणु। जैसे ह्यूमन बींग्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। ये शुक्राणु और अंडाणु का एक नाम है जिसको बोलते हैं गैमीट्स या सेक्स सेल्स कह लीजिए। तो गैमीट्स या सेक्स सेल्स यानी स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तब एक नया जन्म होता है, एक नया बच्चा फॉर्म होना शुरू होता है। गैमीट में सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि बॉडी के बाकी सभी सेल्स में 46 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़ों मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 46। तो 46 क्रोमोसोम होते हैं बाकी बॉडी के सेल्स में। लेकिन इसमें याद रखिए, सेक्स सेल्स में या गैमीट्स जिनको कहते हैं, उनमें 23 जोड़े नहीं होते, सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। मतलब आधी होती है संख्या उनकी तुलना में जितने बाकी सेल्स में है। गैमीट्स जिस प्रक्रिया से बनते हैं वो, उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स खुद की पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं, खुद को डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आधे हो जा रहे हैं। इसी वजह से जहां नॉर्मल सेल में 46 होते हैं क्रोमोसोम, इसमें बस आधे यानी 23 रह जा रहे हैं। इसीलिए ये प्रक्रिया जो है, सेल डिवीजन का ये प्रोसेस जो है जिसमें सेल डिवाइड हो जाता है, इसको मियोसिस कहते हैं। तो सेक्स सेल्स जो हैं ये अपवाद हैं शरीर में, क्योंकि जहां बाकी सेल्स अपनी पुनरावृत्ति कैसे कर रहे हैं, उनमें क्रोमोसोम्स जो है वो अपनी संख्या कैसे बढ़ा रहे हैं माइटोसिस की प्रक्रिया से, वहीं सेक्स सेल्स कैसे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं? मियोसिस की प्रक्रिया से। ये माइटोसिस से नहीं बन रहे, ये मियोसिस से बन रहे हैं, जो कि लगभग उल्टी प्रक्रिया है। माइटोसिस में
सेल डुप्लीकेट होता है, अपना ही पुनरावृत्ति करता है, लेकिन मियोसिस में सेल्स आधे डिवाइड हो जाते हैं, अपना जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो आधा आधा बढ़ जाते हैं, एक सेल से दो सेल बन जाता है, आधा बढ़ जाता है, आधा आधा मटेरियल दोनों में डिवाइड हो जाता है, तो वो मियोसिस की प्रक्रिया होती है। स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइज होते हैं, जब नया बच्चा बनता है, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि स्पर्म और ओवम दोनों ही सेक्स सेल्स हैं, दोनों ही गैमीट्स हैं, यानी दोनों में सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे, तो जब वो मिलते हैं तो फिर से 23 जोड़े पूरे हो जाते हैं जो एक नॉर्मल सेल में होते हैं, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम फिर से हो गए और वो जाइगोट बन जाता है, या जो नया बच्चा फॉर्म होगा। अब यहां देखिए प्रोसेस दिखा रहा है कि ये सेक्स सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं मियोसिस की प्रक्रिया में, और गैमीट कैसे बनता है। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें स्पर्म्स का प्रोडक्शन दिया है, शुक्राणु का, और नीचे ओवा का यानी अंडाणुओं का। यहाँ पे वो न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है जिसके अंदर क्रोमोसोम दिखाया जा रहा है, ये जो गोल संरचनाएं बनी हुई हैं। जाहिर सी बात है कि एक न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ 4 क्रोमोसोम तो नहीं होते हैं, यहाँ पे आपको देखने और समझने में आसानी हो इसलिए सिर्फ 4 ही दिखाए गए। तो स्पर्म में आप देख पा रहे हैं ऊपर कि न्यूक्लियस के अंदर जो सेल है उसके अंदर 4 क्रोमोसोम्स हैं। पहले तो ये जोड़े बना लेते हैं, यानी 2 जोड़े बन जाएंगे, और वो 2 जोड़े फिर अपनी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, तो अब 4 जोड़े हो गए, जैसा कि आपको सेकेंड स्टेप में दिख रहा है। अब क्या होता है कि वो जो 4 जोड़े बन गए, तो अगल बगल के जो 2 जोड़े हैं उनमें जो पास का हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है दोनों जोड़ों का, जो एक दूसरे के बिल्कुल अगल बगल है, उसमें आदान प्रदान होता है जिसको क्रॉस ओवर बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अभी अगली स्लाइड में, उसको क्रॉस ओवर बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं तीसरा जो सर्कल बना हुआ है ऊपर, उसमें अंदर का जो हिस्सा है, जो अंदर वाला क्रोमोसोम है, जो अगल बगल है दोनों 2 अलग जोड़ों के, वो क्रोमोसोम्स जो बिल्कुल अगल बगल हैं, उसमें आधा आधा मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे अभी हमने पिछले पिक्चर में देखा था कि कैसे एक ही डीएनए की संरचना टूट के दूसरे डीएनए से मिलके 2 अलग नए नए डीएनए बना रही थी, वही प्रक्रिया यहाँ पर होती है। इसे क्रॉस ओवर होना कहते हैं। जब ये क्रॉस ओवर हो जाता है तो फिर ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, आधा आधा मटेरियल 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिससे 23 क्रोमोसोम के 2 अलग अलग सेल्स बन जाते हैं, जैसा आपको फिर चौथे स्टेज में दिख रहा है कि 2 अलग अलग सेल्स बन गई। अब वो फिर से डिवाइड करती हैं और फर्दर और डिविजन्स हो गए और 4 स्पर्म सेल्स बन जाते हैं। तो फाइनली 4 स्पर्म सेल्स आपको दिख रहे हैं, हर स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम है। नीचे अगर देखें जहां पे अंडाणुओं की बात हो रही है, तो वहां भी सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, आपको समझने में आसानी हो इसके लिए। ये भी वही प्रक्रिया करते हैं, पहले तो ये जोड़े बना लेते हैं, तो 4 क्रोमोसोम है तो 2 जोड़े बनेंगे, और वो 2 जोड़े तुरंत ही खुद की पुनरावृत्ति करके खुद का कॉपी बना के 4 जोड़ों में बदल जाते हैं। फिर अंदरूनी जोड़े जो होते हैं, मतलब दोनों जोड़े जो अगल बगल हैं, उनका अंदरूनी क्रोमोसोम जो दोनों का होता है, जो आसपास होता है, वो आधा आधा मटेरियल आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं, जो क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है, क्रॉस ओवर बोला जाता है। उसके बाद ये 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, तो 2 आधे आधे हिस्सों में मटेरियल बढ़ गया, और ये फिर फर्दर डिवाइड होके 4 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। ये 4 हिस्से जो बने, हर एक में अब 23 क्रोमोसोम है। पर ऊपर वाले की तुलना में देखिए, यानी स्पर्म की तुलना में नीचे अगर आप पिक्चर में ध्यान देंगे, तो जहां पर क्रॉसओवर के बाद 2 सेल्स बटे थे, वहां पर एक देखिए पूरा सेल प्रॉपर सर्कल दिखा रहा है, नीचे वाला जो सेल है वो बिल्कुल छोटा सा हो गया है, और जैसे सिकुड़ता हुआ, खत्म होता हुआ, मरता हुआ सेल हो, इस तरह से संरचना दिख रही है। ऊपर वाला जो ठीक सेल था वो फिर जब आधा आधा बढ़ता है तो एक ही सेल ठीक रह जाता है, और दूसरा आधा हिस्सा भी बिल्कुल छोटा सा हो रहा है, जैसे बिल्कुल खत्म हो रहा है, सेल मर रहा है। तो एक ही सेल इसमें फाइनली रहता है, और बाकी 3 जो बने वो तीनों खराब हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो जहां एक बार सेल डिवीजन की प्रक्रिया में या मियोसिस होने में पुरुषों में यानी शुक्राणु के केस में 4 स्पर्म्स बनते हैं, वही महिलाओं के केस में सिर्फ एक ही
सेक्स सेल्स या अंडाणु बनते हैं, बाकी जो उसके साथ 3 और बनते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो अपने आप मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कैसे वो एग सेल और स्पर्म एक मिलकर फर्टिलाइजेशन हो रहा है और जाइगोट बन रहा है। और जाइगोट बनते ही 23 स्पर्म से आए हैं क्रोमोसोम्स, 23 आए हैं ओवम से यानी अंडाणुओं से सॉरी, और वो दोनों फिर 23 जोड़े कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक प्रॉपर सेल कंप्लीट हो गया। ये प्रोसेस यहाँ दिखाया गया है, इसी को हम आगे टेक्स्ट के फॉर्म में देखेंगे। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। तो मियोसिस की प्रक्रिया में क्या स्टेप्स हुए? सबसे पहला, क्रोमोसोम्स जोड़े बनाते हैं और जोड़े बनाने के बाद खुद की पुनरावृत्ति या डुप्लीकेशन करते हैं, यानी अपनी ही कॉपी बना लेते हैं। तो आपने जैसे भी पिक्चर में देखा था, 4 क्रोमोसोम अगर हैं तुरंत वो जोड़े बना लेंगे, यानी 2 जोड़े बन जाएंगे, और वो 2 जोड़े फिर से अपनी कॉपी बना लेंगे तो 4 जोड़े हो जाएंगे। फिर सेकेंड स्टेप क्या है कि एक खास तरह की घटना घटती है जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉस ओवर या क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें क्या होता है कि जो 2 जोड़े आसपास हैं उनका अंदरूनी क्रोमोसोम जो दोनों का है, जो सबसे करीब में है, उसमें एक पॉइंट पर वो टूट जाता है और दोनों में मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है। इसका आधा हिस्सा उसमें जाके जुड़ जाएगा, उसका आधा हिस्सा इधर आके अटैच हो जाएगा, जैसा पिछले पिक्चर में आपने देखा था। और वो जानबूझ के पिक्चर में अलग अलग कलर्स में दिखाया है, ग्रीन और पिंक, ताकि आपको देखने में सुविधा हो कि कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। पिंक हिस्सा ग्रीन में जाके जुड़ गया है, ग्रीन वाला जाके पिंक में जुड़ गया है। तो ये चीज होती है। ये क्यों होती है अगर आपको जानना है तो कारण ये है कि जिस तरह से इस तरह क्रॉसिंग ओवर होगी तो नए नए जीन्स के पैटर्न्स बनते हैं। जैसे आप देखते हैं इंसानों में कितने प्रकार के अलग अलग तरह के बालों का स्ट्रक्चर या कलर होता है। किसी के घुंघराले बाल हैं, किसी के बहुत हल्के भूरे हैं, किसी के एकदम डार्क ब्राउन है, किसी के ब्लैक हैं। बालों की संरचना और उसका वो जो भी होता है कि कैसा फील करने में है बाल, वो भी अलग अलग तरह का होता है। किसी का बहुत सिल्की है, किसी का बहुत रफ है, किसी का बहुत ज्यादा घुंघराला है। तो इतने सारे नए नए वैरायटीज कैसे बनते हैं? इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए नए तरह के कॉम्बिनेशंस बनते जाते हैं। अगला स्टेप क्या होता है कि क्रोमोसोम पेयर जो है, क्रोमोसोम के जो जोड़े हैं वो अलग अलग सेल्स में बढ़ जाते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि क्रॉसिंग ओवर के बाद आधे आधे फिर बढ़ गए, 2 अलग सेल्स बन गए। लेकिन कौन सा हिस्सा किसमें जाएगा वो चांस पर निर्भर है। वो कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि जो आधा आधा डिवाइड होगा तो किस हिसाब से जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। वो अपने आप आधा आधा डिवाइड हो जाता है। और लास्ट स्टेप क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो फिर फर्दर डिवाइड होके 23 के 4 सेल्स में बढ़ जाते हैं, जैसा हमने अभी देखा। तो पुरुषों में तो वो चारों स्पर्म्स बन जाते हैं, 23 क्रोमोसोम लिए हुए हर एक। महिलाओं में भी 4 ही बनते हैं, लेकिन एक ही सही और स्वस्थ रहता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं, डिटोरिएट हो जाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि जब मियोसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो जहां पुरुषों में 4 शुक्राणु बनते हैं, वहीं महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। पुरुषों में जो शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया है ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसी वजह से एक स्वस्थ पुरुष किसी भी एज में पिता बन सकता है। लेकिन महिलाओं की बात करें तो मियोसिस में सिर्फ एक ही ओवम बनता है। जैसे आपने देखा, बन 4 रहे थे लेकिन एक ही फाइनली बचता है, बाकी 3 खत्म हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। साथ ही फीमेल जो भी होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो सारे ओवा या अंडाणु लिए हुए पैदा होती हैं। मतलब जब वो पैदा होती हैं उनके शरीर में जो ओवरी है, जो अंडाशय है, उसमें सारे अंडाणु पहले से ही होते हैं मौजूद, वो बाद में नहीं डेवलप होते, वो लेकर ही शरीर में पैदा होती हैं। बस ये है कि वो उस समय परिपक्व नहीं होते हैं। और शुरुआत में तो जब वो पैदा होती हैं तो 1 से 2 मिलियन रहते हैं अंडाणु उनके अंडाशय में। लेकिन जैसे जैसे किशोरावस्था का समय आता है, जब सेक्सुअल मैच्योरिटी का या सेक्सुअल परिपक्वता का समय आता है, तो महिलाओं के शरीर में उस समय तक 40,000 ही ऐसे बचते हैं जो कि बचते हैं। बाकी सब जो रहते हैं इतने सारे वो समय के साथ खत्म हो जाते हैं। और जो समय है महिला का मां बनने का, जब वो फर्टाइल है, जिस समय उसकी माहवारी चल रही है, उस समय में 350 से 450 अंडाणु ही होंगे जो कि मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे और समय समय पे
ओवरी से हर महीने रिलीज होंगे प्रेगनेंसी के लिए या रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए। और महिलाएं सिर्फ 30 से 40 साल ही उनका पीरियड होता है जिसमें वो मां बन सकती हैं, उसके बाद उनमें ये प्रक्रिया नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं कि बच्चा जो बना, जब अंडाणु और शुक्राणु मिले, जो भ्रूण बना वो लड़का होगा या लड़की, ये कैसे तय होता है? तो क्रोमोसोम्स जो भी है हमारे शरीर में 23 जोड़े होते हैं इंसानों में, जैसा आपने अभी जाना। उसमें 22 जोड़े जो होते हैं उन्हें ऑटोजोम्स कहते हैं। 23वां जोड़ा जो होता है उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो 22 जोड़े जो होते हैं उनकी संख्या दे दी गई है, जेनेसिस्ट जो होते हैं उन्होंने संख्या उनकी दे दी है, 1 से लेके 22 तक उनकी नंबरिंग कर दी है सारे क्रोमोसोम जोड़ों की। सबसे पहला नंबर जिसे दिया है वो सबसे बड़ी आकार का होता है, सबसे लंबा होता है वो जोड़ा। फिर उससे थोड़ा छोटा साइज में जो होता है उसे नंबर 2 बोल दिया गया है। तीसरा और छोटा होगा आकार में, उसे नंबर 3 दे दिया गया है। मतलब घटते हुए आकार के क्रम में, अवरोही क्रम में 1 से लेके 22 तक नंबरिंग कर दी गई है 22 जोड़ों की, जिन्हें ऑटोजोम्स हम कहते हैं। 23वां जोड़ा जो है जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे, फीमेल्स में ये जोड़ा XX वाला होता है, मतलब दोनों क्रोमोसोम्स जो है वो X और X हैं। मेल्स में ऐसा नहीं होता। मेल्स में जो 23वें जोड़े के 2 क्रोमोसोम है उसमें एक होता है जिसे हम बोलते हैं X, दूसरा होता है उसे बोलते हैं Y। अब X और Y ये जो 2 तरह के क्रोमोसोम्स हैं इनकी संरचना में अंतर होता है, इनके आकार में अंतर होता है। X क्रोमोसोम थोड़ा आकार में बड़ा होता है, Y क्रोमोसोम छोटा होता है, और इसी कारण उसमें इतनी जगह नहीं होती छोटे आकार होने की वजह से, तो वो कम जेनेटिक मटेरियल लिए हुए होता है। ज्यादा जीन्स X क्रोमोसोम पे होते हैं, Y पे कम जीन्स होते हैं। जब पुरुषों में सेक्स सेल्स या गैमीट्स बनते हैं तो ये X और Y क्रोमोसोम अलग अलग सेल में बनते हैं। जैसे अभी हमने पिछली प्रक्रिया में देखा फोटो में कि मियोसिस की प्रक्रिया में 4 स्पर्म सेल्स बन रहे थे, तो किन्हीं 2 में X होगा, किन्हीं 2 में Y होगा, अलग अलग ये बढ़ जाते हैं। महिलाओं में क्योंकि जो सेक्स क्रोमोसोम है दोनों ही जोड़े जो हैं उसमें XX ही है, तो जब वो डिवाइड होंगे और एक X अलग बनेगा दूसरा अलग जाएगा तो वो सारा सेम ही रहेगा क्योंकि सब XX ही बनेंगे। पर पुरुषों में 2X और 2Y के अलग अलग बन जाते हैं क्योंकि 4 बनते हैं स्पर्म्स फाइनली मियोसिस की प्रक्रिया के बाद, तो 23 करके क्रोमोसोम बट गए, तो XY भी अलग अलग हिस्से में चला जाता है, कोई X हो जाएगा कोई Y हो जाएगा। पर महिलाओं में क्योंकि दोनों ही X हैं तो कोई जो भी डिवाइड होंगे सारे जो भी टाइप्स बनेंगे सब X ही बनेंगे। इसीलिए बच्चा जो बनेगा लड़का होगा या लड़की ये निर्धारण पुरुष करते हैं, क्योंकि उनका कौन सा शुक्राणु जाके अंडाणु को फर्टिलाइज कर रहा है। अंडाणु तो हमेशा X ही क्रोमोसोम लिए हुए है, 23 क्रोमोसोम जो है उसके अंदर वो X वाले ही हैं। पर पुरुष वाला जो है उसमें दोनों प्रकार का हो सकता है स्पर्म, X वाला भी और Y वाला भी। अगर X वाला मिलेगा तो जो भ्रूण बनेगा उसमें फिर XX कंप्लीट हो जाएगा, माँ का X आधा जो आया है और आधा मटेरियल जो पिता की तरफ से आ रहा है X, दोनों मिला के XX का जो जोड़ा बना, तो XX कंप्लीट होते ही वो एक लड़की बन जाएगी, क्योंकि लड़कियों में ही सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो XX का जोड़ा होता है। लेकिन वही अगर शुक्राणु Y वाला है तो Y वाला शुक्राणु अगर मदर के X वाले से मिला, महिला के X वाले सेल से मिलेगा, अंडाणु से मिलेगा, तो XY का कॉम्बिनेशन बनेगा, और ये सेक्स क्रोमोसोम XY का कॉम्बिनेशन मतलब लड़का बनेगा, क्योंकि लड़कों में ही सेक्स क्रोमोसोम्स XY पेयर होता है। तो इस तरह से पुरुषों का स्पर्म जो होता है उससे तय होता है कि जो नया भ्रूण बनेगा, जो बच्चा जन्म लेगा, वो बच्चा पुरुष होगा, लड़का होगा या महिला लड़की होगी। यहां आप तस्वीर में देख रहे हैं एक न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर, उसके अंदर क्रोमोसोम्स आप देखें अगर जो 23 जोड़े होते हैं, तो यहां पर आप देखिए नंबर 1 से लेके 22 तक नंबरिंग की हुई है जोड़ों की। आकार देखिए, नंबर 1 वाला जो जोड़ा है उसमें क्रोमोसोम्स की आकार, उनका साइज सबसे बड़ा है, उससे थोड़ा सा छोटा है 2 में,
3 में थोड़ा और छोटा, 4 में थोड़ा और छोटा, और साइज ऐसे ही घटती जाती है। 22वां देखिए सबसे छोटा पेयर है। और फाइनली जो आखिरी पेयर होता है 23वां, वहां आप देख रहे हैं एक का X लिखा हुआ है, दूसरे का Y। जैसा अभी बताया गया, X क्रोमोसोम आकार में बड़ा होता है, Y छोटा होता है। और XY का पेयर कहाँ मिलता है? पुरुषों में। इसका मतलब ये जो हम संरचना देख रहे हैं वो किसी लड़के की है, किसी पुरुष की हो सकती है, क्योंकि तभी इसमें XY सेक्स क्रोमोसोम दिख रहे हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल ऑफस्प्रिंग की। एक से अधिक बच्चे जब एक साथ जन्म लेते हैं तो वहां पर क्या होता है? जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो भ्रूण बनता है, यानी जाइगोट बनता है, और वो जल्दी जल्दी नए सेल्स बनाता रहता है, जिससे कि बच्चा बढ़े, उसमें नए नए सेल्स बनेंगे, तभी बॉडी कंप्लीट होगी। तो नए नए सेल्स तेजी से बनते जाते हैं। लेकिन ये सेल्स बनने की प्रक्रिया में कभी कभी क्या होता है कि वो सेल आधे में बढ़ जाता है, मतलब भ्रूण आधे में डिवाइड हो जाता है, आधा आधा मटेरियल उसमें बढ़ जाता है, 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, और फिर दोनों टुकड़े अलग अलग बढ़ने लगते हैं। ऐसा जब होता है तब हम कहते हैं ये आइडेंटिकल ट्विन्स हैं या मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं, मतलब जुड़वा बच्चे बनेंगे जिनको आइडेंटिकल या हूबहू बिल्कुल, तो आइडेंटिकल ट्विन्स कहेंगे, या मोनोजाइगोटिक। मोनो शब्द का मतलब होता है एक, जाइगोटिक शब्द बना है जाइगोट से यानी भ्रूण से। तो एक ही भ्रूण जब 2 टुकड़े में बंट रहा है और फिर जुड़वा बच्चे बन रहे हैं तो इसे मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कहेंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में जीन्स एकदम समान होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भ्रूण बना तो अंडाणु और शुक्राणु मिल गए, जीन्स पूरा हो गया कंप्लीट, जो 23 जोड़े बनने थे वो बन गए। अब उसके बाद वो 2 टुकड़ों में बटा, तो दोनों में ही बिल्कुल समान संरचना है, बिल्कुल सेम जीन्स है। इसीलिए मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो होते हैं, ऐसे जुड़वा बच्चे जो बिल्कुल शक्ल भी उनकी काफी मैच करती है, वो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स या आइडेंटिकल ट्विन्स जो आम भाषा में कहा जाता है, ये लगभग 330 जन्म जो भी होते हैं बच्चों के, उसमें एक जन्म ऐसा होगा जो कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स या आइडेंटिकल ट्विन्स का होगा। जानवरों में जो भी शोध हुए हैं उनसे पता चलता है कि कई सारे प्राकृतिक या पर्यावरणीय कारण भी हैं जिससे जुड़वा बच्चे होने की संभावना बढ़ती है, जैसे तापमान में परिवर्तन, ऑक्सीजन की मात्रा में परिवर्तन, जो अंडाणु है वो देर से फर्टिलाइज हो शुक्राणु के द्वारा, और कुछ केसेस में देखा गया है कि ये अनुवांशिक भी हो सकता है। अक्सर कुछ परिवारों में ऐसे देखने में मिलेगा, पर ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं कि जहां एक पीढ़ी में जुड़वा बच्चे हैं तो अगली पीढ़ी में भी जुड़वा है, उसकी अगली पीढ़ी में भी जुड़वा बच्चे हैं, इस तरह से होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया। तो ये एक प्रकार के ट्विन्स हुए जिनको कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स या आइडेंटिकल ट्विन्स। एक और प्रकार का होता है जुड़वा बच्चा जिसे बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स या फ्रेटर्नल ट्विन्स। ये ज्यादा कॉमन है, ये ज्यादा आसानी से आपको दिख सकता है, ज्यादा केसेस इस तरह के ट्विन्स के होते हैं। ये कब होता है कि जब महिला की ओवरी या अंडाशय एक ओवरी की जगह एक ओवम या एक अंडाणु की जगह किसी महीने 2 अंडाणु परिपक्व करके रिलीज करे। तो यहाँ पे अब 2 अंडाणु है, मतलब दोनों ही ओवरीज ने, दोनों ही अंडाशयों ने एक एक रिलीज कर दिया। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि एक बार में एक ही ओवरी से अंडाणु निकलता है, एक महीने में एक वाले से निकला, मान लीजिए बाएं तरफ वाले अंडाशय से निकला, तो दूसरे महीने में दूसरे तरफ वाले अंडाशय से निकलेगा, दाएं वाले से निकलेगा। लेकिन मान लीजिए किसी बारी किसी वजह से, किसी और कारणों से, कोई परेशानी की वजह से, या सामान्य तौर पे भी कभी कभी दोनों ही अंडाशयों से एक एक अंडाणु परिपक्व होके रिलीज हो सकता है। और आप जानते हैं कि स्पर्म्स तो बहुत तादाद में होते हैं, शुक्राणु बहुत सारी तादाद में होते हैं, तो 2 अंडाणु जहां मिलेंगे तो दोनों ही फर्टिलाइज हो सकते हैं और 2 नए प्रकार के भ्रूण बन सकते हैं। ये दोनों बच्चे जो बनेंगे इन्हें हम कहेंगे डाइजाइगोटिक ट्विन्स या फ्रेटर्नल ट्विन्स। डाई का मतलब होता है 2, जाइगोटिक शब्द बना जाइगोट या भ्रूण से,
तो यहाँ पर दो अलग अलग भ्रूण हैं ये बताया जा रहा है, इसीलिए नाम है डाइजाइगोटिक ट्विंस। दो अलग भ्रूण क्यों हैं? क्योंकि दो अलग अलग अंडाणु थे और दोनों ही दो अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा फर्टिलाइज हुए, तो दो बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल अलग भ्रूण बने। इनमें अगर आप बोलें कि जीन्स की कितनी समानता होती है, तो उतनी ही होती है जितना एक ही माँ बाप से जन्मे, दो अलग अलग समय में जन्मे दो बच्चों की होती है। जैसे आप आपके बड़े या छोटे भाई बहनों में उतनी ही समानता होती है, 50%, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि दोनों ही दो अलग अलग अंडाणुओं से बने हैं जिनको दो अलग अलग शुक्राणुओं ने फर्टिलाइज किया है, तो इनमें जीन्स का पैटर्न समान नहीं होता है। अगर अमेरिका की सिर्फ बात करें, वहां का डाटा ले, तो लगभग हर 60 जन्म में 60 बार अगर जन्म हो रहा है, 60 अलग अलग जन्म हो रहे हैं बच्चों के, उसमें एक जन्म ऐसा मिलेगा जो कि फ्रेटर्नल ट्विंस का होगा या डाइजाइगोटिक ट्विंस का होगा। तो ये ज्यादा कॉमन है, ये ज्यादा आसानी से देखा जा सकता है बजाय आइडेंटिकल ट्विंस के। यहाँ पे वही बात जो अभी हमने देखी उसको पिक्चर के फॉर्म में ज्यादा क्लियर तरह से समझाया हुआ है। बाईं तरफ ऊपर देखिए, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे बन रहे हैं और डाइजाइगोटिक कैसे बन रहे हैं, ये पिक्चर में दिखाया हुआ है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस देखिए, एक एग है जिसको एक स्पर्म या एक शुक्राणु फर्टिलाइज करता है, तो एक जाइगोट बन जाता है। अब ये जाइगोट या भ्रूण जो बना, ये अब जाके दो टुकड़ों में बट जा रहा है। दो टुकड़ों में बट गया तो वो दो बच्चे बन जाएंगे, पर ये दो बच्चे जो होंगे इनका प्लेसेंटा सेम रहेगा। देखिए, एक ही प्लेसेंटा है जिससे दो नाल निकली हुई है और दोनों बच्चे उससे जुड़े हुए हैं, और ये बच्चे बिल्कुल सेम रहेंगे, इनका जेनेटिक मटेरियल एकदम सेम है। डाइजाइगोटिक में क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि कभी कभी हमारे अंडाशय से हो सकता है कि दो अलग अलग अंडाणु परिपक्व होकर निकले। तो जहां ऐसा केस रहेगा कि दो अंडाणु अगर हैं और शुक्राणु उनको फर्टिलाइज करेंगे, तो दो अलग अलग शुक्राणु भी फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो दो अलग अलग जाइगोट ही बने, अलग अलग भ्रूण बने और दोनों साथ में पनप रहे हैं। इनमें जीन्स की समानता 50% ही होती है, उससे ज्यादा नहीं, जितना कि आपके सहोदर भाई बहनों में भी होती है जो अलग अलग समय में कुछ सालों बाद जन्मे हैं। उनमें जितनी समानता है उतना ही समानता इसमें रहेगी। इनमें ध्यान दीजिए, ये बच्चे जो पनप रहे हैं दोनों का अपना अलग अलग प्लेसेंटा है, दोनों का सेपरेट प्लेसेंटा है, अलग अलग है दोनों, बस एक साथ पेट में दोनों स्थित हैं, गर्भ में स्थित हैं, लेकिन दोनों का अपना अलग अलग सेपरेट चैम्बर है जिसमें दोनों बच्चे हैं, और दोनों में जीन्स की समानता सिर्फ 50% है। यहां देखिए दाईं तरफ पिक्चर जो दिखाया है, पहला मोनोजाइगोटिक का है, दूसरा डाइजाइगोटिक ट्विंस का है। मोनोजाइगोटिक पेयर्स में 100% जीन्स की सिमिलैरिटी होती है, डाइजाइगोटिक में सिर्फ 50%। एक खास बात और, अगर इनके लिंग की बात करें या जेंडर की बात करें, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो हैं वो हमेशा ही सेम जेंडर के होंगे, चाहे दोनों लड़के होंगे चाहे दोनों लड़कियां होंगे। जबकि डाइजाइगोटिक ट्विंस में कुछ भी संभव है, दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकते हैं, एक लड़का और एक लड़की हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कैसे बने हैं ये आप ध्यान दीजिए। मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक ही अंडाणु था जिसे एक शुक्राणु ने फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज करते ही तय हो गया कि एक्स एक्स का पेयर बना सेक्स क्रोमोसोम वाला या एक्स वाई का पेयर बना, और वही तय हो गया कि ये लड़का है या लड़की। अब वही अगर दो टुकड़ों में बट जाए तो दोनों ही लड़के बनेंगे या दोनों ही लड़कियां बनेंगे, इसीलिए मोनोजाइगोटिक ट्विंस हमेशा सेम जेंडर के होते हैं। पर अगर डाइजाइगोटिक ट्विंस का बनना देखें तो वहां पे दो अंडाणु थे, दोनों को अलग अलग शुक्राणुओं ने फर्टिलाइज किया। अब वो दोनों शुक्राणु अगर एक्स ही हैं तो दोनों लड़कियां बन सकती हैं, दोनों शुक्राणु अगर वाई ही थे तो दोनों लड़के बन सकते हैं, और एक शुक्राणु अगर एक्स था एक वाई था तो एक लड़का बनेगा एक लड़की बनेगी। तो इसीलिए डाइजाइगोटिक ट्विंस में कोई भी चीज पॉसिबल है, दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकते हैं, या एक लड़का और एक लड़की। अब बात करते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन की। सेक्सुअली मैच्योर या परिपक्व कब होते हैं? तो प्यूबर्टी के समय, यानी वो समय जब शारीरिक तौर पे बच्चों का शरीर एक वयस्क का शरीर बन जाता है और प्रजनन की क्षमता उसमें आ जाती है, वो समय प्यूबर्टी कहलाता है।
यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपनी पूरी हाइट लगभग पा जाते हैं, जो उनकी वयस्क समय की हाइट बनेगी उतनी हाइट ये पा जाते हैं प्यूबर्टी के समय, और उनका शरीर तैयार हो चुका होता है कि वो अब प्रजनन में भागीदारी कर सकते हैं। इसके साथ ही कई और बहुत तेजी से बदलाव होते हैं शरीर में, जो हमें देखना होगा कि क्या क्या बदलाव होते हैं। कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बदलाव शरीर के अंदरूनी अंगों में होते हैं जो प्रजनन से संबंधित हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे महिलाओं में अंडाशय में, गर्भाशय में, वजाइना जो है उसमें, पुरुषों में पेनिस, स्क्रोटम और टेस्टिस में। तो ये शरीर के अंदरूनी अंग जो है जो प्रजनन के लिए जिम्मेदार हैं, उनमें जो बदलाव या उनमें जो विकास होते हैं उनको कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ और भी शरीर में बदलाव होते हैं जो बाहरी तौर पे देखे जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये एक सूचक होते हैं कि ये व्यक्ति का शरीर प्रजनन के लिए तैयार हो चुका है। जैसे महिलाओं में स्तनों का विकास होना, बगलों में आपके हाथ के नीचे बगलों में बालों का आना, जो कि दोनों ही जेंडर में मिलता है, पुरुषों में भी महिलाओं में भी, और नीचे के हिस्से में भी बाल आना, जो कि दोनों में ही मिलेगा, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। ये हर अलग अलग कल्चर, अलग अलग जगहों के बच्चों में लगभग एक निश्चित उम्र सीमा में ये सारे बदलाव होते हैं। हालांकि थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, पर औसतन किस समय में ये होता है ये हमें जानना जरूरी है। कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में 2 ही साल में सारे परिवर्तन पूरे हो सकते हैं, कुछ में 5 से 6 साल लग सकता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे डेवलप होने में, पर औसतन 4 साल के रेंज में ये हो जाता है, चाहे कहीं के भी बच्चे हों, चाहे हमारे यहाँ के हों, विदेश के हों, कहीं और के भी हों। हॉर्मोन्स इस समय स्राव होता है शरीर में, जो कि अलग अलग तरह के ये शारीरिक परिवर्तन लाते हैं, जैसे बगलों में बाल डेवलप होना, महिलाओं में स्तनों का विकास होना, पुरुषों में चेहरे पर बाल आना, आवाज में परिवर्तन होना, महिलाओं में कमर थोड़ी चौड़ी हो जाती है क्योंकि स्पेस चाहिए, जगह चाहिए बच्चे को अकोमोडेट करने के लिए, नीचे की तरफ बाल आते हैं पुरुषों महिलाओं दोनों में भी, महिलाओं में माहवारी शुरू हो जाती है, पुरुषों में भी इजैकुलेशन शुरू होता है। यहाँ पर इस टेबल में बहुत ही छोटे तरह से, बहुत ही ब्रीफ वे में दिखाया गया है कि औसतन उम्र क्या है, जबकि ये अलग अलग विकासात्मक चरण आपको देखने में मिलेंगे लड़कों में और लड़कियों में, और वो उम्र का विस्तार सीमा क्या है जिसमें ये चीजें होती हैं, क्योंकि औसतन एक निश्चित उम्र में कोई चीजें होती हैं, पर कुछ लोगों की शरीर थोड़ी धीरे काम करती है तो उनमें कुछ कम ज्यादा समय लग सकता है, कुछ लोगों का बहुत तेजी से विकास होता है तो उनका उससे कम समय में भी हो सकता है। जैसे लड़कियों में आप देख रहे हैं कि स्तनों का विकास शुरू होना, तो आमतौर पे ये 10 साल में औसतन देखा जाता है लड़कियों में, लेकिन 8 से लेके 13 साल के बीच में सभी लड़कियों का ये पूरा हो जाता है। जरूरी नहीं है सबका 10 ही साल में हो, वो एक औसत एज हो गई, 8 से लेके 13 के बीच में ये चीजें होती हैं। इसी तरह हाइट कैसे बढ़ती है, अलग अलग हिस्सों में बाल जो आ रहे हैं वो कैसे हो रहा है, माहवारी कब शुरू हो रही है, ये सारी चीजें अलग अलग एजेस के साथ यहाँ पर दिखाई गई हैं, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। वैसे तो ये टेबल नॉर्थ अमेरिका के लड़के और लड़कियों के हिसाब से बनाया गया है, पर औसतन ये सेम एज रेंज या जो एवरेज एज दी हुई है अलग अलग डेवलपमेंट होने की, ये लगभग समान ही होता है हर कल्चर में। बात करते हैं लड़कियों में कैसे शारीरिक परिपक्वता आती है, सेक्सुअल मैच्योरेशन कैसे आता है। फीमेल्स में प्यूबर्टी की शुरुआत कैसे होती है, स्तनों के बनने से, स्तनों का विकास होना शुरू होता है। फिर मेनार्क आता है, मेनार्क यानी पहली माहवारी, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ये मेनार्क ग्रीक शब्द से बना है, आर्क यानी शुरुआत, तो पहला मेंस्ट्रुएशन, पहली माहवारी जो आती है वो मेनार्क कहा जाता है। आमतौर पे ये 12.5 साल की उम्र में होता है नॉर्थ अमेरिका की लड़कियों में,
13 साल की उम्र में होता है करीब पश्चिमी यूरोप के देशों में। लेकिन ये उम्र सीमा अलग अलग कल्चर में थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है, 10.5 साल से लेकर 15.5 साल के बीच में आमतौर पे ये हो सकता है। मीनार के बाद जो स्तनों का विकास हो रहा था या जो नीचे की तरफ बाल डेवलप हो रहे थे, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है और आपके बगलों में भी बाल आ चुके होते हैं। इस समय सेक्सुअली परिपक्व तो हो गया है शरीर महिला का, लेकिन अभी इतना बड़ा नहीं है या इतना पूरी तरह से विकसित नहीं है कि सच में बच्चे का भार संभाल सके। इसीलिए मेनार्क हमेशा तभी होता है जब हाइट कंप्लीट हो जाती है महिला की, जितनी हाइट मिलनी है उतनी पूरी अचीव हो जाने के बाद ही मेनार्क होता है या पहली माहवारी होती है। आमतौर पे आपने सुना भी होगा लड़कियों ने खासकर अपने मदर्स को बोलते हुए कि एक बार मेनार्क शुरू हो गया, मतलब माहवारी शुरू हो गई, तो अब हाइट नहीं बढ़ेगी। ये कारण यही है क्योंकि जितना ग्रोथ और डेवलपमेंट होना है शरीर में पूरा हो जाता है, ताकि शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाए कि एक बच्चे का भार वहन कर सके। इसके साथ ही सब केसेस में नहीं पर कुछ महिलाओं में ये हो सकता है कि माहवारी शुरू तो हो गई है, लेकिन माहवारी के साथ कोई अंडाणु जो फर्टिलाइज नहीं हुआ वही निकलता है माहवारी में, आप जानते हैं। तो कोई अंडाणु निकलता ही नहीं है 12 से 18 महीने तक। मतलब माहवारी शुरू हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन उसमें कोई अंडाणु रिलीज नहीं हो रहा है। ये एक तरह से कह लीजिए बांझपन का जो समय है कि हाँ इस समय महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, ये थोड़ा सा एडिशनल एक प्राकृतिक तौर पे ऐसा बनाया गया है कि अभी बॉडी और डेवलप हो जाए पूरी तरह और मैच्योर और कंप्लीट हो जाए तब प्रेगनेंसी हो सके, इसके लिए ऐसा बनाया गया है। लेकिन ये सब महिलाओं में नहीं होता और इसलिए ये मान लेना और कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज करना सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम कि ठीक है अभी तो एग रिलीज नहीं हो रहा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये रिस्की हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बॉयज में बात करते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन की, तो पहली निशानी इसकी होती है प्यूबर्टी की कि बॉयज में टेस्टीज का आकार बढ़ना शुरू होता है। टेस्टीज वो ग्लैंड है शरीर में जो शुक्राणु बनाता है। साथ ही टेस्टीज तो अंदरूनी हिस्सा हो गया, बाहरी हिस्सा जो होता है जननांगों में जो पुरुषों के, उसका कलर और टेक्सचर बदलना शुरू होता है, जिसको बाहरी तौर पे स्क्रोटम कहते हैं। उसकी रंगत थोड़ा डार्क कलर होने लगता है और टेक्सचर भी उसका बदलना शुरू होता है। वहां की स्मूथ स्किन थोड़ी सी डिफरेंट कलर की हो जाती है, थोड़ा डिफरेंट फील आने लगता है। नीचे के बाल आना शुरू हो जाते हैं उसके ठीक बाद, और ये वो समय भी होता है जब पीनिस का आकार बढ़ने लगता है। लड़कों में लड़कियों की तुलना में ग्रोथ स्पर्ट या इस समय जो तेजी से हाइट बढ़ती है लड़कियों में, वो थोड़ा लेट से शुरू होता है। लड़कियों में पहले ही शुरू हो जाता है और जब पूरी हाइट अचीव हो जाती है जितनी होनी है उसके बाद ही माहवारी शुरू होती है। पर लड़कों में ऐसा नहीं, थोड़ा देर से शुरू होती है उनकी हाइट बढ़ना और थोड़ा लंबे समय तक भी चलती है। लगभग 14 साल की उम्र तक हाइट बढ़ चुकी होती है लड़कों में, जितनी पहुंचनी होती है, जितनी वयस्क कद रहेगा उनका उतना पहुंच जाती है। टेस्टीज में जो विकास हो रहा था, पीनिस में जो विकास हो रहा था, वो भी पूरा हो चुका होता है और बगलों में जो बाल आने हैं वो सभी पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है। चेहरे पे जो बाल आ रहे हैं या शरीर के अन्य अंगों पे बाल आ रहे हैं, जैसे छाती वगैरह पर बाल आ रहे हैं, ये भी इस समय कंप्लीट हो जाता है और कुछ लोगों में कुछ समय बाद तक भी आते रह सकता है। शारीरिक तौर पे एक पुरुष परिपक्व हो गया है प्रजनन के लिए, इसका एक पहचान ये भी है कि उनकी आवाज भारी हो जाती है। लैरिंग्स जो है जहां से आपकी आवाज निकलती है, जो आपके गले में स्थित है, उसकी साइज बड़ी हो जाती है और वोकल कॉर्ड्स भी लंबे हो जाते हैं। लड़कियों में भी आवाज थोड़ी गहरी होती है पर वो उतनी नहीं जितनी पुरुषों में बदलती है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान उस पर नहीं जाता है। जब पुरुष की बॉडी, उसका शरीर पूरी तरह से परिपक्व हो चुका होता है, डेवलप हो चुका होता है, लगभग उसके करीब आवाज में परिवर्तन होना शुरू होता है और तब तक चलता है जब तक से प्यूबर्टी कंप्लीट नहीं हो जाती। जब पीनिस बढ़ रहा होता है लड़कों में
तो उस समय उनका प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स, जो अंदरूनी अंग हैं जो प्रजनन से संबंधित हैं, ये दोनों वो अंग होते हैं जो कि सीमेन बनाते हैं, वो फ्लूइड जिसमें शुक्राणु तैरते हैं। ये भी डेवलप हो चुके होते हैं जब पीनिस के आकार में बढ़त हो रही होती है। प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स भी परिपक्व हो जाते हैं। लड़कियों के समान ही लड़कों में मेनार्क की जगह स्पर्मार्क होता है, जो कि पहले इजैकुलेशन का समय होता है और ये लगभग 13.5 वर्ष की उम्र में होता है। और महिलाओं जैसे ही यानी लड़कियों जैसे ही जो सीमेन इस समय रिलीज होता है उसमें जीवित स्पर्म या जीवित शुक्राणु बहुत कम होते हैं। तो लड़कियों के जैसे ही लड़कों में भी शुरुआती कुछ समय ऐसा होता है जहां पे फर्टिलिटी या प्रजनन क्षमता थोड़ी कम होती है, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं या शुक्राणु हैं उसमें ज्यादातर जीवित नहीं होते हैं। अब बात करते हैं उन हॉर्मोन्स की जो सेक्सुअल मैच्योरिटी के दौरान हमारे शरीर में रिलीज होते हैं। पहले बात करेंगे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या TRH के बारे में, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में जाकर उसको ट्रिगर करता है, जिससे कि थायरोट्रोपिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। और थायरोट्रोपिन फिर कई और हार्मोन्स को थायराइड ग्लैंड से रिलीज करता है। एडोलेसेंस के समय, किशोरावस्था के समय या वयस्क होने के समय में, शुरुआती वर्षों में अगर मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन दिख रहा है, यानी माहवारी सही नहीं है किसी लड़की में, इनफर्टिलिटी है, बांझपन या स्टिल बर्थ है, मृत संतान पैदा हो रही है, या प्री मैच्योर बर्थ, बच्चा समय से पहले जन्म ले रहा है, तो ये सारे कारण थायराइड डिसफंक्शन से जुड़े हुए हो सकते हैं। यानी थायराइड ग्रंथि जो है वो सही नहीं काम कर रही है और इसका कारण हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा स्रावित हो रहा है या कम, और उसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी यानी अग्र पीयूष ग्रंथि जो है वहां से थायरोट्रोपिन नाम का जो हार्मोन निकल रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा स्राव होना उसका या जरूरत जितनी है उससे कम होना शामिल हो सकता है। दूसरे हार्मोन की जो हम बात करेंगे वो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित किया जाता है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन्स के लिए जिम्मेदार होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे शॉर्ट में FSH कहते हैं और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे LH कहते हैं। लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो पुरुषों में टेस्टिस पे काम करते हैं ताकि टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकले और साथ ही स्पर्म्स मैन्युफैक्चर हो, स्पर्म्स प्रोड्यूस हो, यानी शुक्राणु बन पाए। प्यूबर्टी में इस हार्मोन का स्राव ज्यादा हो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा, साथ ही ग्रोथ हार्मोन भी ज्यादा स्रावित होता है एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा ही। ग्रोथ हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो किसी एक अंग विशेष पर काम नहीं करता, यानी वो पूरे शरीर को ही प्रभावित करता है, पूरे शरीर के ही विकास में जरूरी है और खासकर हड्डियों और मांसपेशियों में विकास करता है इस समय। इसीलिए प्यूबर्टी के समय जो हाइट बढ़ती है पुरुषों महिलाओं दोनों में और जो हड्डियों में मजबूती आती है, हड्डियों का विकास होता है या मांसपेशियों का विकास होता है, वो इसी ग्रोथ हार्मोन के चलते होता है। यही समय होता है जिसको हम कहते हैं कि ग्रोथ स्पर्ट है, तेजी से हाइट बढ़ती है और बॉडी में अलग दूसरे भी डेवलपमेंट्स होते हैं। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का स्राव जब बढ़ता है और साथ ही एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का भी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को शॉर्ट में ACTH भी कहते हैं। ये दोनों हार्मोन्स गोनैड्स को, यानी जो जननांग है पुरुषों और महिलाओं में, उस पर असर डालते हैं। तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जननांग पर असर डालता है और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ACTH वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे असर डालता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है? तो हमारे दोनों किडनीज के ऊपर एक टोपी नुमा आकार की एक ग्रंथि होती है जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड की संरचना ऐसी होती है कि उसका एक बाहरी
हिस्सा होता है और एक अंदरूनी हिस्सा होता है। दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जा सकता है। बाहरी पार्ट जो है उसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदरूनी हिस्सा एड्रिनल मेड्यूला होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, बाहरी हिस्सा जो है एड्रिनल ग्लैंड का, उसी पर एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन असर करता है, जिससे कि एड्रिनल हार्मोन्स निकलते हैं। और जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है वो जननांगों पर या गोनैड्स जिनको कहते हैं उन पर असर डालता है और कुछ गोनैडल हार्मोन्स निकलते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से परिपक्व होते हैं जननांग पुरुषों में और महिलाओं में। और साथ ही जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी हमने अभी बात की थी, जैसे स्तनों का विकास होना, अलग अलग हिस्सों में बाल आना, आवाज भारी होना लड़कों में, ये सारे परिवर्तन भी इसी वजह से होते हैं। तो कुछ लोगों में ये कंफ्यूजन हो जाती है समझने में कि महिलाओं में जो है फीमेल्स के लिए जो हार्मोन्स होते हैं उनका स्राव होता है, पुरुषों में जो पुरुषों के लिए हार्मोन्स हैं उनका स्राव होता है। पर ऐसा नहीं है। दोनों ही जेंडर्स में, दोनों ही सेक्सेस में, मतलब पुरुषों में भी और महिलाओं में भी दोनों तरह के हार्मोन्स होते हैं। जो पुरुषों के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जिम्मेदार हैं वो भी, जो महिलाओं के लक्षणों के लिए जिम्मेदार है वो भी। पर उनका अनुपात क्या होता है इससे फर्क पड़ता है। पुरुषों में जो पुरुषों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जो वैसे हार्मोन्स है जो पुरुष वाले कैरेक्टरिस्टिक्स लाते हैं, जैसे एंड्रोजेंस, उनकी मात्रा ज्यादा रहेगी ईस्ट्रोजन की तुलना में, जो कि महिलाओं वाले चारित्रिक चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन एंड्रोजन यानी जो पुरुष हार्मोन है और ईस्ट्रोजन जो महिला वाला हार्मोन है, दोनों ही मिलेंगे पुरुष में। बस ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत कम होगी, एंड्रोजन की काफी ज्यादा होगी उसकी तुलना में, जिसकी वजह से जो मर्दाना व्यवहार है या शारीरिक संरचना है वो दिखाई देगी। उसी तरह से लड़कियों या महिलाओं में क्या होता है, इसका ठीक विपरीत। उनमें भी एंड्रोजेंस होते हैं, यानी पुरुष वाले जो हार्मोन है वो होते हैं, और महिला वाले हार्मोन भी होते हैं, ईस्ट्रोजेंस भी होते हैं। लेकिन महिलाओं में ईस्ट्रोजेंस की मात्रा ज्यादा होती है, एंड्रोजेंस की मात्रा कम होती है। और जब भी कभी खान पान में दिक्कत की वजह से या किसी और कारणों से, किसी बीमारी की वजह से अगर ये अनुपात गड़बड़ हो जाता है तो अलग अलग तरह की समस्याएं होने लगती हैं, और दोनों ही सेक्सेस में शारीरिक परिवर्तन भी कुछ हो सकते हैं जो दूसरे सेक्स की तरह लग सकते हैं। जैसे अगर ये अनुपात गड़बड़ हुआ, ईस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज होने लगा एक पुरुष के शरीर में, तो उनके स्तनों का थोड़ा विकास होना शुरू हो सकता है, आवाज थोड़ी बदल सकती है। इसी तरह महिलाओं में अगर ये चीज हो रही है कि एंड्रोजन ज्यादा रिलीज हो रहा है जो पुरुष हार्मोन है, ईस्ट्रोजन की तुलना में ये ज्यादा अगर रिलीज होने लगे, तो अलग अलग जगह जैसे चेहरों पर और बाकी हिस्सों में बाल आने शुरू हो सकते हैं और बाकी तरह के पुरुष वाले लक्षण दिखने लग सकते हैं। तो ये याद रखिए कि दोनों ही सेक्सेस में दोनों तरह के हार्मोन्स मिलते हैं, बस उनका अनुपात अलग अलग तरह का होता है। महिलाओं में एफएसएच हार्मोन जो है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका काम क्या है, जो एग सेल्स हैं या ओवम है, अंडाणु है, उसको परिपक्व करना, उसको डेवलप करना। ये अंडाणु फॉलिकल्स नाम की संरचना होती है जिसके अंदर डेवलप होते हैं। एलएच हार्मोन जो है, लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी एक फीमेल में ज्यादा मिलने वाला हार्मोन है, मतलब उसका रोल फीमेल्स में ज्यादा है, जो कि भी अंडाणु के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इसकी वजह से ही ओव्यूलेशन होता है, या जो अंडाणु परिपक्व होके मैच्योर होके रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब में, वो भी लुटिनाइजिंग हार्मोन के चलते होता है। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हमारे ओवरीज बनाती है, जो हमारे अंडाशय बनाते हैं, ये दो तरह के हार्मोन्स महिलाओं में, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये भी अंडाशय कब बनाना शुरू करते हैं, जब लुटिनाइजिंग हार्मोन का असर होता है तब। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। ये शरीर को, महिला के शरीर को तैयार करते हैं गर्भधारण के लिए, यानी प्रेगनेंसी के लिए। ईस्ट्रोजन के कारण महिलाओं में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे स्तनों का विकास होना, कमर में चौड़ापन आना, माहवारी होना, ये सारे जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं महिलाओं में, ये ईस्ट्रोजन की वजह से आते हैं। जबकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही माहवारी में अपना कार्य करते हैं। माहवारी जो होती है उसमें इन दोनों ही हार्मोन्स का रोल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि का जो अग्रभाग है, एंटीरियर पोर्शन,
वो एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं प्रोलैक्टिन, PRN, प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन महिलाओं में ही रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन का काम क्या है कि मैमरी ग्लैंड्स यानी स्तनों में मिल्क का प्रोडक्शन करना, ताकि दूध बने। जब चाइल्ड बर्थ हो चुका हो, तब जब बच्चा जन्म ले चुका हो तो स्तनों में दूध डेवलप हो पाए, इसके लिए प्रोलैक्टिन काम करता है। प्रोलैक्टिन का लेवल कितना होगा, उसकी मात्रा कितनी होगी ब्लड में, ये एक दूसरा हार्मोन है जिसको नियंत्रित करता है इसकी मात्रा को, जिसे कहते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी होता है, जो प्रोलैक्टिन की अगर बहुत ज्यादा मात्रा निकल रही है शरीर में तो उसको नियंत्रित करने में काम करता है, उसकी मात्रा को कम करने में इस्तेमाल होता है। ये भी हाइपोथैलेमस से निकलता है। तो PRH यानी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन की मात्रा खून में बढ़ाता है, और PIH यानी प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन की मात्रा खून में कम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि का जो पिछला भाग है, पश्च भाग है, पोस्टीरियर पार्ट, वो एक हार्मोन रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन नाम का। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है कि बच्चे के जन्म के समय जो गर्भाशय में संकुचन होता है, जिससे बच्चा बाहर की तरफ धकेला जाता है ताकि पैदा हो सके, वो संकुचन जो होता है गर्भाशय की दीवारों में, वो ऑक्सीटोसिन के ही चलते होता है। साथ ही जब बच्चे ने जन्म ले लिया तो मिल्क प्रोडक्शन जो हो रहा है प्रोलैक्टिन के चलते, वो मिल्क निकल कैसे पाएगा मेमोरी ग्लैंड से, स्तनों से बाहर आ पाए, बच्चे को पोषण मिल पाए, बच्चा दूध पी सके, वो भी ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। स्तनों की भी जो मांसपेशियां हैं उनमें संकुचन हो, दूध बाहर रिलीज हो सके, उसके लिए ऑक्सीटोसिन काम करता है। तो ये वो हार्मोन्स हैं जो मेल्स और फीमेल्स की बॉडी में असर डालते हैं। धन्यवाद।